my dear students of class 9th. Today I am teaching here First World War. वैसे तो इसके पहले जो मैं शुरू की थी वो था आपको थर्ड चैप्टर, लेकिन थर्ड चैप्टर से पहले आपको निश्चित रूप से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानकारी हो जानी चाहिए। तभी आप नाइन्थ और नाइन्थ से आगे जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो किसी भी मैटर पे, यानी उसमें भी चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इन सारे चैप्टर को समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक कम ही समय का ही वीडियो बना करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दे दूंगी ताकि आपको एक कंसेप्ट बना रहे। चलिए, तो अब ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहले हम लोग इसमें जाने कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोपियन कॉन्टिनेंट का ये वॉर है। क्यों हुई थी इस सब की जानकारी तो हम अभी प्राप्त करने ही जा रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग है वो है आपको 1914 टू 1918 के यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट कंट्री थे वो सारे कंट्री के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई लड़ी गई थी। इसका जो एग्जैक्ट समय है वो है आपको 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। इसको हम लोग ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इसको ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वॉर में बहुत सारे धन जन सोल्जर, मास लेवल पे कॉमन पीपल की मृत्यु हुई है। इसीलिए इसका नाम पड़ता है ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर। ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर में देख रहे हैं हम लोग, इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने, यानी इसमें तो लगभग विश्व के बहुत सारे कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो डायरेक्ट रूप में हो चाहे इनडायरेक्ट रूप में हो। तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है अप्रॉक्स 37 कंट्री है और इसमें लगभग जितने लोग की मौत हुई है वो लगभग अप्रॉक्स में मान ले 1,70,00,000 के लमसम में, जिसमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोग इंडिया के पीपल भी डायरेक्ट रूप में तो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उसमें इन्वॉल्व थे क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनाइज किए हुए था। तो यहाँ से धन दौलत और सोल्जर को भी ले गया था। कहा जाता है कि इंडिया से इतने अधिक सोल्जर को ले गया कि वहां ब्रिटेन में आर्मी का जो स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा कहीं इंडिया के सोल्जर वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़े थे। तो इंडिया के भी सोल्जर लगभग 13 लाख सैनिक थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मौत के घाट उतारे गए। और इसमें जो घायलों की संख्या है वो है आपको 2 करोड़। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा विश्व 2 खेमों में बट चुका था, यानी एक को कहते थे एलाइड पावर और दूसरे को कहते थे हम लोग सेंट्रल पावर। तो एलाइड पावर जिसको मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, तो एलाइड पावर में लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डुअल अलायंस या ट्रिपल अलायंस करके दूसरे कंट्री पर अटैक करने के लिए एक प्रकार का वो लोग प्लान बना रहे थे। तो अब हम देखेंगे इसमें कि एलाइड पावर में कौन कौन से कंट्री थे, यानी कि मित्र राष्ट्र में, तो वो आपको है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया। तो अब ये एलाइड पावर में जो इंग्लैंड के पावरफुल, यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो पावरफुल कंट्री थे वो आपको आते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान एंड इटली। तो ये सारे कंट्री वहां के पावरफुल कंट्री थे जो कि मेन कंट्री भी माने जाते हैं। और यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही 5 कंट्री को आपको याद भी रखना अति आवश्यक है। किन किन को?
तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान एंड इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एलाइड पावर में ये लोग पार्टिसिपेंट्स हैं। और दूसरी जो टीम थी, फर्स्ट टीम तो एलाइड पावर, सेकेंड जो टीम थी उनको कहते थे हम लोग सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में आ जाते हैं मेन कंट्री, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी को हम एक साथ लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी में जो मेन कंट्री है वो आपको ऑस्ट्रिया है, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी पे अपना डोमिनेंट स्थापित किए हुए हैं, यानी कि उसको कॉलोनाइज किए हुए हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ लिखते हैं। फिर है आपको ओटोमन इंपायर। अब इसको समझेंगे कि इस ओटोमन इंपायर में मेन कंट्री कौन होते हैं। ओटोमन इंपायर के अंतर्गत जो एक बड़ी कंट्री है वो आपको आता है टर्की, लेकिन ये टर्की अपने आसपास के जो छोटे छोटे वहां पे कंट्री सिचुएटेड थे, तो वो छोटे कंट्री पे अपना डोमिनेंट स्थापित करके पूरे होल पार्ट्स को अपने टेरिटोरीज में सबमर्ज कर लिए थे। और ये होल पार्ट्स में जो सबमर्ज कर लिए थे, उस पूरे होल पार्ट्स का एक ही नाम दिए हुए थे, उसका नाम था ओटोमन इंपायर। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये नाम आए ओटोमन इंपायर, तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि वो मेन कंट्री का नाम है टर्की। तो ये टर्की जो है मेन कंट्री ओटोमन इंपायर का, यही ओटोमन टर्की पूरे छोटे छोटे कंट्री पे अपना डोमिनेंट स्थापित किए हुए था। उसके बाद बुल्गारिया, चूंकि ये बड़ी कंट्री तो नहीं है लेकिन छोटी कंट्री है, जब हम इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट का उस पे जाएंगे तो सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया की चर्चा वहां पे होगी। और आपके मन में एक कंफ्यूजन वहां पे पैदा होगी कि सर्बिया किधर है, बुल्गारिया किधर है, रोमानिया किधर है। इसीलिए मैं इसमें उस बात को क्लियर करने के लिए यहाँ पे लिखी हूँ रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया जो एलाइड पावर में है, और आपको बुल्गारिया है आपको सेंट्रल पावर में। चलिए, ये तो उस दिन भी हम क्लियर करके बताए हुए थे। अब हम समझेंगे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो मेन काउज क्या था। तो मेन काउज जो इसके होते हैं वो 5 मेन काउज होते हैं। पहला है मिलिटरिज्म, सेकेंड है आपको अलायंस, और थर्ड है इंपेरियलिज्म, और फोर्थ है नेशनलिज्म। फोर्थ आपको है नेशनलिज्म। और इसके बाद एक लास्ट का जो काउज है वो है आपको इमीडिएट काउज, यानी कौन ऐसा काउज या कौन ऐसे सिचुएशन वहां पे उत्पन्न हो गए जो कि तुरंत ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो हम लोग आज 4 काउज के बारे में समझ ले कि ये चारों काउज क्या था, उसके बाद हम लास्ट में इमीडिएट काउज के बारे में समझेंगे। तो पहला है इसको मिलिटरिज्म। नाम से ही आपको पता चलता है मिलिट्री वर्ड, यानी कि इसमें निश्चित रूप से वेपन्स की चर्चा होगी, गन्स की चर्चा होगी। तो इसमें वेपन्स और गन्स में हम लोग देख रहे होंगे कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में क्या था, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर, यानी बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पे अपना डोमिनेंट स्थापित करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स का वो लोग आविष्कार भी कर रहे थे, और अपने कंट्री में ये सब रखने की एक होड़ लग गई थी कि मेरे पास टैंक होने चाहिए, मशीन गन्स होनी चाहिए, न्यू नेवल शिप्स होनी चाहिए। तो ये एक कंट्री दूसरे कंट्री को नीचा दिखाने के लिए या उस पे अपना डोमिनेंट स्थापित करने के लिए प्रत्येक कंट्री एक कंपटीशन के दौर में आ गए थे। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो अक्सर हम ये भी पहले से ही देख रहे हैं कि बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को अपने टेरिटोरीज में सबमर्ज कर लेती है। जैसे कहावत भी है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, लेकिन कब तक? छोटी छोटी जो वहां कंट्री थे वो भी अपने रिकॉग्निशन को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो बड़ी कंट्री में सबमर्ज होना नहीं चाह रही थी। तो छोटी बड़ी कंट्री में जैसे एक आर्म रेस चला था, आर्म रेस की जगह मशीन गन्स का प्रयोग किया गया। और हम इस चीज की भी आप लोग जानते भी होंगे कि सबसे पहले मशीन गन्स का प्रयोग किया गया था वो इंग्लैंड के द्वारा इसी युद्ध में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। फिर आपको
टैंक्स का आविष्कार हो गया था, लार्ज एंड न्यू नेवल शिप्स का आविष्कार हुआ, और सब जितने भी उसमें कंट्री थे सब अपने कंट्री अपने आर्मी का स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू किया। अगर किन्हीं के पास 10 लाख आर्मी की स्ट्रेंथ है तो कोई कहते थे हम 15 लाख आर्मी के स्ट्रेंथ बनाएंगे, कोई 20 लाख आर्मी का स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो इसी स्ट्रेंथ के जरिए हर एक कंट्री एक दूसरे के लड़ाई के आरे में आते चले गए। तो अब हम नेक्स्ट डे मेन काउस के तहत जो अलायंस पावर है, ये तो मिलिटरिज्म की चर्चा आज हो गई। अब दूसरी है इसमें अलायंस, यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से किस प्रकार वो लोग ड्यूअल अलायंस करते हैं या ट्रिपल अलायंस करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलायंसेस की चर्चा मैं करूंगी। धन्यवाद।